हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जो कि अकॉर्डिंग टू द एसएससी। तो हमारा जो ये पार्ट है, ये पार्ट 2 है और हम स्टार्ट करते हैं। This is the disclaimer slide. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we will remove the images promptly. Moving on. दिस इज आवर इंडेक्स स्लाइड। आज हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, पहली चीज आती है हमारी केमिकल बॉन्डिंग, फिर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिर है सोल्यूशन। और ये हम उनके अंदर सब चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे वो चेंज करती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें हमारा केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आती है आयोनिक बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब कैसे एक एटम या एक मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो केमिकली कैसे बॉन्ड बना रहा है एंड उस सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है हमारा आयोनिक बॉन्डिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक एटम से दूसरे एटम में आयोनिक बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, वेयर सोडियम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड अगर हम एग्जाम्पल लें, जहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। सो अगर हम हिंदी में बोले तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आयनिक बंध बनाता है। और उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, जहाँ पे जो सोडियम है वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक इमेज भी देख पा रहे हैं आयनिक बॉन्ड की NaCl के बीच में। तो ये हमारा सोडियम है और ये उसकी आउटरमोस्ट शेल है। ठीक है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल या शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये जो X की फॉर्म में दिख रहा है। और क्लोरीन में भी हमारा आउटरमोस्ट शेल प्रेजेंट है और क्लोरीन में हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है क्लोरीन को, ताकि क्लोरीन के पास क्या हो जाए, ऑक्टेट हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए अपने आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल हो जाता है और एक जो बॉन्ड बन जाता है Na और Cl के बीच में, जिसको NaCl कंपाउंड बनता है और इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स, दो नॉन मेटल एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हिंदी में बोले तो दो अधातु परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण सह संयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जल यानी H2, जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें डायग्राम के फॉर्म में भी दिया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है H2 ने। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का एटम एंड ये है हमारे हाइड्रोजन की दो एटम, क्योंकि H2 यानी कि दो हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा, शेयरिंग होगी। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, ताकि हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ये।
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए और इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुई है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइप्स भी होते हैं, कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं पहले। इन्वॉल्व्स वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनका केवल एक पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे H2। एकल बॉन्ड अगर हिंदी में बात करें तो इसमें साझा इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी शामिल होती है, जैसे कि H2 में। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो मॉलिक्यूल H2 बनता है। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। वो जब बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और वो अपने उस एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे ताकि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, और वो स्टेबल हो जाए और उनका H2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया H2, इसमें एक पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में शेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 2 पेयर की होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल O2। अब जब जैसे हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करेगा, अपने साथ वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारे पास एक ऑक्सीजन है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर वाले शेल में। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है उसके बाहर वाले शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही ये शेयर करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट डबल बॉन्ड। ठीक है, और इनका मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा और O2 स्टेबल हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड है उसमें 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में बोले तो डबल बॉन्ड में साझा इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े शामिल होते हैं, जैसे कि O2 में। ट्रिपल बॉन्ड पे आते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इसमें 3 पेयर इन्वॉल्व होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन में हम देख रहे थे ऐसे ही हम नाइट्रोजन में देखेंगे, क्योंकि इसका एग्जांपल क्या है, N2। तो एक नाइट्रोजन एटम हमारा यहाँ पे, एक नाइट्रोजन एटम हमारे यहाँ पे, दोनों ही अनस्टेबल हैं अभी। लेकिन अगर इनको मॉलिक्यूल बनाना है आपस में जुड़ के, तो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है इसके चारों ओर आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और इधर भी चारों जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। ठीक है, तो 3-3 जब आपस में शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हमारा N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा और वो स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में बोले तो ट्रिपल बॉन्ड में साझा इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े शामिल होते हैं। उनका एग्जांपल जैसे N2। एक और चीज, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर H2 इसका एग्जांपल है तो इसका होगा H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, डबल बॉन्ड में देखें O2 इसका एग्जांपल है तो O2 होगा O डबल बॉन्ड O। और ट्रिपल बॉन्ड में अगर देखें तो 3 पेयर शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इसको N2 को लिखेंगे हम N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। आगे भी हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। और ओके, आगे आता है हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मेटल कैटायंस। अब इसमें क्या होता है, ना शेयरिंग होती ना डोनेटिंग होती। बेसिकली जो मेटल के कैटायंस होते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं और जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है वो बस एक कैटायन के आसपास घूमते रहते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेटेलिक बॉन्ड ये बना रहा है, कॉपर का हमने एग्जांपल लिया है और इसका एग्जांपल भी हमें कॉपर ही दिया गया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रीली बिटवीन एटम्स। ये हमारे जो है मेटल के कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, कॉपर के मेटल के कैटायन प्रेजेंट है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है घूमते हुए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। किसी भी मेटल को आप उठा के देखोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग रहती है। तो मेटल का कैटायन रहता है
और उनके बीच में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो धात्विक बंधन क्या होता है? धातु के धन आयनों के चारों तरफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धात्विक बंधन में। उदाहरण के लिए कॉपर, तांबा, जहां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से परमाणु के बीच प्रवाहित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहले तो 3 स्टेट्स होती है मैटर की, ये हम सभी को पता है ना। पहली होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड और फिर होती है गैस। ठीक है, सॉलिड को क्या डेफिनेशन होगी उसकी? फिक्स शेप होगी सॉलिड की और फिक्स वॉल्यूम होगी। ठीक है, शेप होती है कि किसी भी चीज का आकार क्या है, वॉल्यूम होता है कि उसका आयतन कितना है। ठीक है, तो हिंदी में बोले तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके निश्चित आकार होते हैं और निश्चित ही आयतन होता है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आइस, आयरन, वुड, बर्फ, लोहा, लकड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल। दूसरी स्टेट ऑफ मैटर आता है हमें हमारा लिक्विड, तरल जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो लिक्विड का क्या होता है? इनडेफिनेट शेप होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। ठीक है, यानी अनिश्चित आकार और निश्चित आयतन। अब आकार इसका अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड को आप लोगे किसी भी फॉर्म के लिक्विड को, जैसे एग्जांपल ले लो वाटर, अल्कोहल, ऑयल। तो वाटर को अगर लोगे, वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे, किसी भी बर्तन में डालेंगे, तो जो भी उस बर्तन की शेप होगी, जो भी उसका आकार होगा, जो हमारा लिक्विड है वो उसी आकार को ले लेगा। ठीक है, अगर आप उसको स्क्वायर में डाल रहे हो तो स्क्वायर बन जाएगा, सर्कल में डाल रहे हो सर्कल बन जाएगा, किसी और शेप में डाल रहे हो उसी शेप का वो कंटेनर को भर देगा लिक्विड। इसीलिए कहा जाता है कि लिक्विड की इनडेफिनेट शेप होती है, यानी अनिश्चित आकार होती है, क्योंकि वो किसी भी कंटेनर में रखा जाए तो उसकी शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल हमने जैसे देख लिए पानी, अल्कोहल एंड ऑयल। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर हमारी होती है गैस, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। अब गैस के केस में इसका आकार और इसका आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, क्योंकि गैस को जब आप कहीं पे गैस होती है, ठीक है, तो आप पहली बात तो गैस देख नहीं सकते है ना, तो आप बता नहीं सकते कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। गैस कहीं पे भी अगर कोई छोटी सी भी चीज है, जैसे छोटा सा भी छेद है अगर हमारे कंटेनर में, तो वहां से वो निकल जाएगी, है ना, वो पूरी तरीके से फैल जाती है। तो उसका और जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उसमें पूरे तरीके से उसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो फैल जाते हैं। तो उसका जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होती है, दोनों ही इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे गैसेस होती हैं। तो ये हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आगे चलते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, सॉलिड एब्जॉर्ब्स हीट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। मेल्टिंग हमारा पहला प्रोसेस है स्टेट के चेंज होने का। ठीक है, अभी हम चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं हमारे मैटर को, मैटर की स्टेट को हम एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या उसके प्रोसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है मेल्टिंग। सॉलिड एब्जॉर्ब हीट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉलिड चीज होगी वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और पानी में बदल जाएगी, यानी पानी नहीं मतलब कि अवशोषित द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हिंदी में बोले तो ठोस पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है और द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अकर्स एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, ये मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर तुम्हारा सॉलिड पूरी तरीके से पिघलकर लिक्विड बन जाता है। ठीक है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो मेल्टिंग क्या हो गया हमारा, जिसमें सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और ये कहाँ पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, अकर्स एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्टिंग टू वाटर, पानी या बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना, ये एग्जाम्पल है पिघलने का। ठीक है, तो ठोस पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है और द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, यह गलनांक पर होता है। इसका उदाहरण है बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना। ठीक है,
अगला प्रोसेस जो आता है हमारा वो आता है फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड लूजेस हीट एंड बिकम्स अ सॉलिड। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा तरल पदार्थ है, लिक्विड है, वो जो उसके अंदर हीट है उसको खो देता है, लूज कर देता है और सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। ठीक है, एक और ये यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अकर्स एट फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो प्रोसेस है ये फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर हमारा जो लिक्विड है वो सारी हीट लूज कर देगा और कंप्लीटली सॉलिड बन जाएगा। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर हमारी फ्रीजिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रीजिंग टू आइस, यानी पानी का बर्फ में जम जाना। हिंदी में बोले तो तरल पदार्थ ऊष्मा को खो देता है और ठोस बन जाता है। यह हिमांक बिंदु पर होता है। उदाहरण के लिए पानी का बर्फ में जम जाना। थर्ड प्रोसेस हमारा आता है वेपराइजेशन। लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, जो लिक्विड है वो हीट को सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड चेंजेस इनटू गैस, और गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर ये हो सकता है। अभी तक हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे थे, लेकिन वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होके वेपर्स में या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उस टेम्परेचर के नीचे जो किसी भी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन होती है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, जब लिक्विड हीट एब्सॉर्ब करता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हिंदी में बोले तो तरल पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है और गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर बॉइलिंग टू स्टीम, पानी का उबलकर भाप बन जाना, ये हमारा एग्जाम्पल है वेपराइजेशन प्रोसेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रोसेस है कंडेंसेशन। गैस लूजेस हीट एंड बिकम्स अ लिक्विड। क्या होता है कंडेंसेशन, जब गैस हमारा हीट खो दे, लूज कर दे और लिक्विड बन जाए। ठीक है, गैस ऊष्मा को खो देती है और तरल बन जाती है, उसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीम जो है हमारा कंडेंसिंग टू वाटर ड्रॉपलेट्स, वो पानी में या पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाता है। ये आप नॉर्मली अपने घर पे भी देख सकते हैं, जैसे जब आप चाय बनाते हैं या किसी चीज को गर्म करते हैं तो जो उसका ढकने की चीज होती है, उस कंटेनर को जब हम ढकते हैं तो उस ढकने वाली चीज के सरफेस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्या हो रहा है, जब वो हमारी जो जैसे दूध है या फिर जो हमारा चाय बन रही है या सब्जी बन रही है, जब वो गर्म हो रही है तो उसमें से क्या हो रही है, जो वाटर है वो स्टीम बन जा रहा है। ठीक है, जब वो स्टीम ऊपर जाती है और कंटेनर के ढक जो जिससे हम उसे ढक रहे हैं उसे टकराती है उसके सरफेस से, तो उसका सरफेस थोड़ा ठंडा होता है, जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये था कंडेंसेशन का एग्जाम्पल, भाप का पानी की बूंदों में संघनित होना। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन। सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाए बिना जब सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं। हिंदी में बोले तो ठोस का द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित होना उद्रवपातन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैम्फर, कैम्फर बोलते हैं कपूर को। इसका फॉर्मूला C10H6O H16O सब्लिमेट्स एट रूम टेम्परेचर। कपूर को जब आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, कमरे के तापमान पर रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, मतलब उड़ जाता है ना, हिंदी में बोले तो क्या हो रहा है, कैम्फर जो है रूम टेम्परेचर पर ही सब्लिमेट कर देता है, यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रोसेस हमारा आता है डिपोजिशन। गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है, डिपोजिशन में गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड बने बिना। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस हो रहा था, डिपोजिशन में गैस से सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड स्टेट पे नहीं आएंगे, ना ही सब्लिमेशन में ना ही डिपोजिशन में। तो डिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। गैस पहले तरल बने बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेशन ऑफ स्नोफ्लेक्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में
बर्फ के टुकड़ों का निर्माण। ऊपर से जब आप देखते हैं स्नोफ्लेक्स जो होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में बन जाती है, बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जा रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा डिपोजिशन का। ये हमने क्या पढ़े, चेंजेस ऑफ स्टेट पढ़े कि एक मैटर के स्टेट से दूसरे मैटर के स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थों से बना समरूप मिश्रण। ठीक है, दो या दो से अधिक, एक या दो से ज्यादा जब सब्सटेंसेस को, पदार्थों को मिला दे, समरूप मिश्रण उसका बना दे, होमोजेनियस मिक्सचर बना दे, तो उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, प्रति लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब तीन चीज होती है, एक तो क्या सॉल्यूशन जो हमारा पूरा बन रहा है, सॉल्यूशन बना किस चीज से होता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट होता है जो हम कम मात्रा में डाल रहे हैं और सॉल्वेंट होता है जो हम सॉल्यूट को जिसमें घोल रहे हैं, वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो और मोलैरिटी की बात हम कर रहे हैं, तो मोलैरिटी किसको बोलते हैं कि सॉल्यूट के हमने कितने मोल्स डाले हुए हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगला है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे भी सेम है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। थर्ड प्रोसेस हमारा आता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी टर्म का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स हमने पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से डाले हुए हैं या प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, यानी प्रति लीटर विलियन में विलेय के समतुल्य की संख्या नॉर्मेलिटी कहलाती है। और इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही आ जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगली चीज आती है हमारी सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम कितना सोल्यूट हमारा डिसॉल्व हो सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में टू फॉर्म अ स्टेबल सॉल्यूशन, स्टेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए कहलाता है सोल्यूबिलिटी। यानी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक स्थायी विलयन बना सकती है, सोल्यूबिलिटी यानी घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट्स होती हैं, जब हम इसको नापते हैं तो हम ग्राम्स पर लीटर में नापते हैं या फिर मोल्स पर लीटर में नापते हैं, दो यूनिट्स हो जाएंगे इसकी। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूबिलिटी। ये हमने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में, और सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स के बारे में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कि वो क्या होती है और उसको अगर हम नापें तो कैसे नापेंगे, और सोल्यूबिलिटी में हमने पढ़ा कि उसकी यूनिट क्या होती है, नापेंगे तो उसके किस यूनिट में नापेंगे। ठीक है, बाकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी की यूनिट तो निकल ही सकती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर, यानी इसकी इसकी यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। ऐसे ही इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, इसकी यूनिट होगी इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, या फिर मोल पर लीटर भी हो सकता है, और इसका हो गया ग्राम्स पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। ओके ओके, थैंक यू।